नमस्कार आप सभी का और आप देख रहे हैं ENB न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरुंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विमान दुर्घटना में निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अजित पवार ने हमेशा समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए करुणा, संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया। इस दुखद घटना पर सीएम ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवारों की इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति देने की कामना की। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट ने भी विमान दुर्घटना में जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। इस घटना ने पूरे राज्य को शोक में डुबा दिया है। जो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनको सर मौत हो गई, क्या कहेंगे सर? जी 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 नीचे अरे बहुत जरा नीचे करें। मैं करूंगा नीचे आज सब कोई नीचे और बड़ी छठी हुई है। महाराष्ट्र के अजित पवार का घटना में निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार से उनसे मेरा व्यक्तिगत रूप से भी परिचय था, मिलना था, कई सारे कार्यक्रमों में, पार्टी के कार्यक्रमों में भी मिलना होता था। सरलता से मिलना, लोगों से, लोगों के बीच में रहना, सेवा करना और एक लंबा राजनीतिक करियर उनका रहा है अभी तक। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य में अपनी अनेक पदों पर रहकर अपनी सेवाएं दी। उनका जाना एक बहुत बड़ा स्थान कर रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान उनके श्री चरणों में स्थान दें और उनके पारिवारिक जनों को, उनके सभी सचिंतकों को, उनके समर्थकों को, अन्य लोगों को, सबको भगवान इस दुख को सहन करने की शक्ति दें। सर एक गैरसैंण में सत्र सर क्या आप करने जा रहे हैं, कैसा है? इसको लेकर कुछ चर्चा सर आज? वो हम लोग पहले ही मंत्रिमंडल में ये तय कर चुके हैं, मंत्रिमंडल ने तय कर दिया है। इस बात का बजट का सत्र होगा। बजट का सत्र हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी में पहले से सभी तैयारियां वहाँ पर हो रही हैं और अच्छा सत्र हो, क्योंकि विधानसभा में बजट इस बार प्रस्तुत होना है, आम बजट प्रस्तुत होना है, उसके लिए सुझाव के कार्यक्रम चल रहे हैं, अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं। यूसीसी दिवस के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब से यूसीसी लागू किया गया, कुछ लोगों ने लिव इन रिलेशनशिप और इस कानून का दुष्प्रचार किया है। सीएम धामी ने कहा कि विश्व संतोषी लोग हमेशा खामियां निकालते हैं और गलत प्रचार करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मूल निवास और मूल निवासी की व्यवस्था बदल जाए। यूसीसी का मूल निवास से कोई संबंध नहीं और ये सिर्फ समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप और समान नागरिक संहिता जब हमने लागू की थी तो कुछ जो मैं कहूँ कि विघ्न संतोषी लोग कोई ना कोई खामियां उसमें निकालते हैं। उन्होंने इस प्रकार का एक दुष्प्रचार लोगों के बीच में शुरू किया था कि इससे यहाँ का मूल निवासी कोई हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ, कोई मूल निवासी नहीं होने वाला है। समान नागरिक संहिता से मूल निवास से कोई भी लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र के नूरपुर पचनझेड़ी गांव में अज्ञात हमलावरों ने जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान के भाई सचिन चौहान को गोली मार दी है। गोली लगने के बाद वे गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही हमलावरों ने मौके पर मौजूद कृष्ण बाल उर्फ नानू पर भी जानलेवा हमला किया है, जिसे वह बुरी तरह से घायल हो गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है और स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। सचिन चौहान को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार
हमलावर अचानक मौके पर पहुंचे और बिना चेतावनी के फायरिंग शुरू कर दी। सचिन चौहान गोली लगने के बाद लहूलुहान होकर गिर पड़े, जबकि कृष्ण बाल उर्फ नानू के साथ मारपीट की गई है। हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है और साथ ही साथ आपको बता दें, इलाके में इस वक्त दहशत का माहौल बना हुआ है। यूसीसी समान नागरिक संहिता के 1 वर्ष पूर्ण होने पर पौड़ी जनपद में संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया और आपको बता दें जन प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि समान नागरिक संहिता केवल कानून नहीं बल्कि ये समाज में समानता, सामाजिक न्याय और महिलाओं को न्याय व समान अवसर प्रदान करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक राजकुमार पौरी और जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने दीप प्रज्वलन से किया। विधायक ने यूसीसी के सफल क्रियान्वयन को प्रशासन और जन सहयोग का परिणाम बताया। जिलाधिकारी ने जानकारी दी है कि अब तक पौड़ी में 43,784 पंजीकरण पूरे हो चुके हैं और 835 ग्राम पंचायतों में कार्य 100% पूर्ण हो चुका है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, यूसीसी पर लघु फिल्म, यहाँ तक कि प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों का सम्मान, उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों व कर्मचारियों का सम्मान तथा जनपद के पहले यूसीसी पंजीकरणकर्ता दंपति को विशेष सम्मान प्रदान किया गया है। समापन पर अपर जिलाधिकारी ने सभी का आभार व्यक्त किया है। हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आज उसका 1 साल पूरा होने का यहाँ पे समारोह मनाया गया और बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। काफ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, हमारे जो उत्कृष्ट कार्मिक थे उनको पुरस्कृत भी किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लाइव भाषण था उसका भी सभी ने श्रवण किया पूरा साथ में बैठकर। और ये एक बहुत ही अच्छी जर्नी थी और बहुत ही सबको इम्पॉसिबल लगने वाली एक चीज़ थी जिसको एक्चुअली उत्तराखंड ने कर दिखाया और केवल अध्यादेश ही नहीं पास किया बल्कि इसको बहुत ही अच्छे ढंग से लागू किया। और हमारे जनपद में भी आज 1166 में से 835 ऐसे गाँव हैं जिसमें 100% रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो मुझे लगता है ये हम सभी के लिए आज मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली समझता हूँ और प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति सौभाग्यशाली है कि आज हम अपने उत्तराखंड में यूसीसी बिल लाने के बाद पहली वर्षगांठ मना रहे हैं। और इस अवसर पर जिले में, प्रत्येक जिले में, उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और ये जिला प्रशासन के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें जिले के अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय और उनके सभी सहयोगी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और यहाँ पर स्कूलों के अध्यापक, अध्यापिकाएँ, छात्र छात्राएँ उपस्थित हुए हैं और सबने अपने अपने इसमें भागीदारी निभाई है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा अपने अल्मोड़ा दौरे के दौरान सर्किट हाउस में रानीखेत के विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल और अन्य जनप्रतिनिधियों से मिले। उन्होंने पीएम सड़क योजना के तहत रानीखेत और आसपास के क्षेत्रों में 300 से अधिक सड़क परियोजनाओं की मंजूरी का विवरण दिया है। इसके साथ रामनगर बिबिक्यासेण रानीखेत मार्ग को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार के CSR फंड का उपयोग करने और कुमाऊं मंडल की सड़कों के लिए कार्य योजना तैयार करने की दिशा में कदम उठाने की जानकारी दी है। वर्तमान में हमने भारत सरकार के माध्यम से PMGSY की अपनी लोकसभा क्षेत्र के अंदर 300 रोडों से ज़्यादा रोडों को हमने स्वीकृति प्रदान की है। और अभी आज हमारे माननीय विधायक जी रानीखेत से हमारे बीच में भी आए हैं। उन्हीं PMGSY रोडों के बारे में वार्तालाप भी चल रही है। लगभग आधा सैकड़े से ज़्यादा यानी 50 रोडों से ज़्यादा रोडें आपके वहाँ भी हमारी क्रियान्वयन की स्थिति में। ये सारे रोडें बनाना बहुत ही नितांत आवश्यक है और ये गाँव को जोड़ने वाली सड़क है। ये पक्की बने, ब्लैक टॉप बने, अच्छी बने और लोगों को इसका भरपूर लाभ मिले, इसी की चिंता माननीय विधायक जी भी कर ही रहे हैं और जल्दी बने, इनके जल्दी से टेंडर लगें, जल्दी से इनके काम हों और काम की गुणवत्ता के साथ। तो इसके लिए हमने काफ़ी वार्तालाप की है
और पूरे तरीके से इन रोडों को धरातल पर उतारने का बहुत जल्दी हम कार्य कर लेंगे। परसों देहरादून में एक बड़ी बैठक ली जिसमें भारत सरकार के हमारे सभी अधिकारी और राज्य सरकार के NHAI, DCL, DRO और ग्रीफ और मिनिस्ट्री के मौत के लोग थे। हम जो नई DPR और नए स्टेट सेक्टर की जो भी हमारी रोड्स की इम्पोर्टेंसी है जो NH से जुड़ी हुई हैं, उन रोडों के लिए हमने डिटेल में वार्ता की है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित थोड़ी समस्या है। एक काठगोदाम जो हमारा कलसिया नाला है उस पर हमें इम्पोर्टेंट ब्रिज बनाना है, चूँकि वो पूरी कुमाऊं को जोड़ता है। उसमें एक आगामी चारधाम यात्रा 2026 को लेकर प्रशासन तैयारी में जुट गया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने यात्रा से पहले 4 धामों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है। आपको बता दें, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सद्दाम शम्स ने कहा कि जिनकी आस्था सनातन धर्म से जुड़े तीर्थ स्थानों से नहीं है, उनके प्रवेश पर रोक उचित है। साथ ही साथ आगे उन्होंने कहा कि ऐसा करने से देश का सौहार्द और यात्रा का शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित किया जा सकेगा। शम्स ने इसे देश में सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सही कदम बताया है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि 4 धाम में लगातार हमारी बात ये रही कि जिनकी आस्था हो वो आए, जिनकी आस्था न हो वो ना आए। जिनकी 4 धाम में आस्था है वो आए, उनके लिए मोस्ट वेलकम। लेकिन जिनकी देवी देवताओं पर आस्था नहीं है, जिनकी देवभूमि पर आस्था नहीं है, जिनकी माँ गंगा पर आस्था नहीं है, जिनकी बाबा केदार, बाबा बद्री पर आस्था नहीं है, उनका क्या काम चारों धाम में? तो मैं कहता हूं कि जिनकी माँ गंगोत्री, माँ यमुनोत्री पर श्रद्धा नहीं है, उनका लाइनअप नहीं है, तो उनको आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कल को कोई विवाद होता है तो माहौल देश का खराब होता है। और हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति के खिलाफ लगातार साजिशें, लगातार षड्यंत्र पूरी दुनिया में किए जाते हैं, और वो लोग नहीं चाहते कि ऐसे धार्मिक आयोजन शांतिपूर्वक निपट जाएं। और इसमें अगर गैर हिंदू होगा और कहीं कोई मिसहैपनिंग हो गई, ऊपर वाला ना करे, तो फिर इल्जाम उन लोगों के ऊपर जाएगा जो उसमें बिन बुलाए मेहमान थे। और मैं ये मानता हूं कि बिन बुलाए किसी को नहीं जाना चाहिए। जिनकी आस्था ना हो वो बिल्कुल भी ना जाएं। इससे हम आपसी विवादों को बचा सकते हैं, देश के माहौल को खराब होने से बचाया जा सकता है। कांग्रेस की वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ANB न्यूज। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड से धर्म और राजनीति को लेकर चर्चा तेज हो गई है। 4 धाम और अन्य मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, बद्रीनाथ डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के अध्यक्ष आशुतोष डिमरी ने बद्री केदार मंदिर समिति BKTC के प्रस्ताव का समर्थन किया है। BKTC के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि समिति के अधीन सभी मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करने के लिए आगामी बोर्ड बैठक में औपचारिक प्रस्ताव लाया जाएगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि धार्मिक स्थलों का प्रबंधन समिति करती है और सरकार उनके निर्णय का सम्मान करेगी। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उसमें हमारा बहुत स्पष्ट मत है। पहले से ही हमने कहा है कि चूंकि जितने भी ये धार्मिक स्थल हैं, जो भी हमारे पौराणिक स्थल हैं, हमारे देव स्थान हैं, इन स्थानों को देखने वाले, उनका संचालन करने वाले वहाँ के सभी हमारे जो धार्मिक संगठनों के लोग हैं, तीर्थ सभा के लोग हैं, गंगा सभा के लोग हैं, केदार सभा के लोग हैं, बद्री केदार मंदिर समिति के लोग हैं, हमारा पूज्य संत समाज है, और सब जो भी चूँकि वही उसका संचालन करते हैं, हमने कहा है कि उनकी जो भी उसमें राय होगी या जो उनका मत होगा उसके अनुसार ही सरकार आगे बढ़ेगी। और ये स्थान हमारे बहुत पौराणिक महत्व के स्थान हैं, और इन स्थानों के पहले समय में कुछ कानून भी बने हुए हैं। हम उन कानूनों का भी अध्ययन कर रहे हैं, उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। जय श्री बद्री विशाल। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सम्मानित अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी जी द्वारा बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ और इनके सहवर्ती मंदिर जो सबोर्डिनेट टेम्पल हैं, इन मंदिरों में
गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने संबंधी, प्रवेश वर्जित करने संबंधी योजना का एक प्रस्ताव लाया जा रहा है। हम बद्रीनाथ धाम के पुजारी समुदाय होने के नाते हेमंत द्विवेदी जी के इस प्रस्ताव की, इस कार्य योजना का स्वागत करते हैं। स्वागत योग्य कदम है, अभिनंदन करते हैं और इस प्रस्ताव की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इस विषय को लेकर के उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो अपना विचार प्रकट किया है और निरंतर धामी जी सनातनी संस्कृति और सनातनी परंपरा के मार्ग पर चलने की जो बात कर रहे हैं, हम उसकी भी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। यूसीसी को लागू हुए 1 साल पूरे होने पर एक तरफ जश्न मनाया गया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यूसीसी पर बड़ा बयान दिया है। जी हां, आपको बता दें, रावत ने कहा कि यूसीसी के बारे में हमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये सनातन पर हमला है। उनके इस बयान ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है और इस पर नई बहस छेड़ दी है। क्या यूसीसी वास्तव में समानता की दिशा में उठाया गया कदम है या फिर विपक्ष का आरोप सही है? देखिए, यूसीसी में हमको कुछ कहने की वही नहीं है। ये तो सीधी सी बात है, सनातन पर हमला है यूसीसी। सनातन के अंदर संस्कार आधारित पद्धति है सनातन धर्म जो है, और संस्कार में विवाह सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है, बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। और ये रजिस्ट्रेशन के जरिए जो लिव इन रिलेशनशिप की रजिस्ट्रेशन आदि का इन्होंने वो रास्ता निकाला है, वो जो है हमला करता है, वो अटैक करता है जो विवाह रूपी संस्था है उस पर, जो है जो संस्कार है सनातन के अंदर विवाह रूपी जो है उस पर हमला करता है। तो ये सनातन धर्म के खिलाफ है यूसीसी जो है, वस्तुतः जो है। ये तो खाली भाजपा का एक पॉलिटिकल एजेंडा है। उस एजेंडे के तहत वो कहती है हमने भाई ये कॉमन सिविल कोड बना लिया, हमने कॉमन सिविल कोड बना लिया। देखिए, वास्तविकता ये है कि इससे संस्कार आधारित जो सनातन धर्म है उस पर अटैक करता है, और ये विवाह पद्धति जो संस्था रूप है हिंदू धर्म के अंदर विवाह जो है उस पर उसको निगेट करता है, उसको खत्म करता है। उत्तराखंड में मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य के अधिकांश जिलों में 28 जनवरी को भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना को देखते हुए ये चेतावनी दी गई है। खासकर उत्तरकाशी और चमोली के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना जताई गई है। अन्य पर्वतीय जिलों में भी बारिश का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 1 और 2 फरवरी को भी हल्की बारिश हो सकती है और 2800 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने, अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की अपील की है। आज के लिए 27 तारीख के लिए जो हमारा जो है मॉर्निंग से शुरू होता है, अगले 28 तारीख की मॉर्निंग तक के लिए हमने लगभग उत्तराखंड के अधिकतर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। बर्फबारी और जो है हैवी जो है रेनफॉल के मद्देनजर तो इसमें हमारे को ऐसा आशंका बन रहा था कि ये हमारी एक एक्टिविटी रात में शुरू हो जाएगी, लेकिन ये सिस्टम थोड़ा स्टेगनेंट हो गया रात में, तो रात में सिस्टम नहीं है। लेकिन अभी जो है जैसे कि हमें अभी भी खबर मिली है कि पहाड़ी जनपदों में जो है खासतौर से उत्तरकाशी वाले एरिया में, चमोली के एरिया में हमारे को जो है पहाड़ी कुछ जगहों पे बारिश और बर्फबारी देखने को शुरू हो गई है। और मैदानी इलाकों में जहां तक उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार वाले जनपद है, उसको हमारे को आफ्टरनून तक ये एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, जहां पे बारिश की संभावना बनी हुई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महंत शुभम गिरी को उत्तराखंड प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। महंत शुभम गिरी जो हरिद्वार के रहने वाले हैं, देहरादून पहुंचे और पार्टी की प्राथमिकता को लेकर अपनी बातें साझा की है।
समाजवादी पार्टी में नई जिम्मेदारी मिलने पर शुभम गिरी ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया है और कहा कि वे पार्टी की नीति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि वह लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और पार्टी के प्रति उनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए ये जिम्मेदारी दी गई है। शुभम गिरी ने कहा कि वे उत्तराखंड में सपा को मजबूत करेंगे और जनहित के मुद्दों को उठाएंगे। तो रामानुज जी, जितने भी मीडिया बंधु हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। सबसे पहले तो हम पर्यावरण संरक्षण, गंगा जी का स्वच्छ गंगा जी और जो खंडित प्रतिमा घाटों में पड़ी है, मैं धार्मिक नगरी हरिद्वार से आता हूं, कुंभ नगरी में, और आप देखिए कुंभ नगरी में इतने गड्ढे पड़ रखे हैं, अभी भी रोडों में एक्सीडेंट हो रहा है, अभी भी लोग गिर रहे हैं। तो 2027 में हम खाता भी खोलेंगे और सरकार में शामिल भी होने का पूरा कोशिश करेंगे और जनता के बीच में भी जाएंगे और अपनी जो पार्टी है, जो भी अपनी विचारधारा है, उसको युवाओं के बीच और नौजवानों के बीच ले जाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड का युवा बेरोजगार हो रखा है। अभी उत्तराखंड के युवा को रोजगार नहीं मिल रखा है। कई बार घोटालों का प्रदेश उत्तराखंड बन रखा है, कभी पेपर लीकों का प्रदेश बन रखा है। तो और देखिए, सबसे बड़ी जो घटना घटी, अगस्त मुनि महाराज जी की डोली जो थी, वो 16 साल बाद मुनि जी आए थे, अगस्त मुनि महाराज। उस जो मैदान था वहां पर गेट बनाया, क्योंकि देव परंपराओं का प्रदेश है और इस बार हम जनहित के मुद्दों में लड़ेंगे। और रामाजू जी, आपको याद होगा, वंदना कटारिया जो स्टेडियम का नाम बदल रहे थे, उस समय भी हमने आंदोलन किया था और वो आंदोलन सफल हुआ था। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।